नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार, संयोजन यानी संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के चौथे प्रकार के बारे में, और अपना जो चौथा प्रकार है वो है अपघटनीय, या इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। परिभाषा अगर हम लिखें तो हम कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक अपघटित होकर, या हम लिख सकते हैं टूटकर, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। लिखेंगे इस अभिक्रिया में बंध टूटते हैं तथा छोटे अणुओं का निर्माण होता है। अब अपघटन करने वाले पदार्थ इस अभिक्रिया को तोड़ने में कौन सहायक होते हैं? तो उसमें ताप, या हम इसको ऊष्मा कह सकते हैं, विद्युत और प्रकाश। ताप या ऊष्मा, दूसरा विद्युत और तीसरा प्रकाश। अब इन्हीं के आधार पर ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसके प्रकार होंगे अपने पास। बे ताप या ऊष्मा द्वारा किस प्रकार पदार्थ अपघटित होते हैं, विद्युत धारा द्वारा किस प्रकार पदार्थों का अपघटन होता है, और प्रकाश द्वारा किस प्रकार पदार्थों का अपघटन होता है। एक बार हम दोबारा इस परिभाषा को देख लें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक अपघटित या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया में बंध टूटते हैं तथा छोटे अणुओं का क्या होता है, निर्माण है वो होता है। जैसे हम देखें कि हमारे पास ये ए बी कोई यौगिक और अभिकारक है, और ये अभिकारक क्रिया करके क्या करता है, ए प्लस बी दो छोटे अणुओं का निर्माण कर लेता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अपनी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला हम लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा अपघटन। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें किसी यौगिक की जो गलित या जो द्रव अवस्था है, किसी यौगिक की जो द्रव अवस्था है उसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह यौगिक आयनों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आयनों में बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विद्युत धारा द्वारा अपघटित अभिक्रिया या विद्युत अपघटन
अभिक्रिया। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे जल है, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तीर के निशान के ऊपर अपने को संकेत देना है भी किस प्रकार अपघटन हो रहा है, तो H2 गैस बन जाएगी और O2 गैस बन जाएगी। अब हम समीकरण को क्या कर दें, संतुलित कर दें, तो यहाँ लगा देंगे हम 2 और यहाँ लगा देंगे 2। दूसरा एक और उदाहरण देखें, जैसे नमक है NaCl, इस NaCl का जलीय विलयन एक्वस, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमारे पास Na प्लस में Cl2, तो ये भी कौन सी अवस्था होगी, इसकी गैसीय अवस्था होगी। सोडियम है वो यहाँ गलित अवस्था में होगा, यानी एक्वस में होगा। समीकरण को हम क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो ये हमारे पास उदाहरण हो गए किसके, वैद्युत अपघटन के। अब जो अपना इसका दूसरा प्रकार होगा वो होगा ऊष्मा अपघटन या ताप अपघटन। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी एक यौगिक को किसी निश्चित तापमान पर या उच्च ताप पर गर्म करने पर वह 2 छोटे भागों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विक्रिया है वो कौन सी विक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन या ताप अपघटन। जैसे हम उदाहरण देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करें 473 केल्विन ताप पर, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, में विभक्त हो जाता है। तो ये यहाँ इस कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करने के लिए क्या काम में आ रहा है, ताप या ऊष्मा काम में आ रही है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। अब अपघटन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार जो अपने पास है वो है प्रकाशीय अपघटन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो अपघटनीय अभिक्रिया होगी उसको हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। जैसे हम बात करें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, प्रकाश Hb, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, समीकरण को संतुलित कर दो। तो इसमें हमें HBr को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं अपनी अगली अभिक्रिया का प्रकार, वो है तीव्र व मंद अभिक्रिया। तीव्र व मंद अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रियाएं वेग अर्थात उनमें
लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तीव्र अभिक्रिया और दूसरी मंद अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगे, यानी 10 की घात -10 सेकंड तक का समय अगर लगे तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं तीव्र अभिक्रिया। और जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में घंटे, दिन या वर्ष तक लग जाएं, वे कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं तीव्र अभिक्रिया का। जैसे तीव्र अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें क्या होता है, परबल अम्ल व परबल क्षार है वो अभिक्रियाएं करते हैं। और इनको पूर्ण होने में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 10 की घात -10 सेकंड, यानी बहुत तीव्र होती हैं। जैसे हम उदाहरण बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या बन जाएगा? NaCl नमक प्लस में जल। इस अभिक्रिया को होने में 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है। एक उदाहरण और देखें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AgCl प्लस में HNO3, ये श्वेत अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है। तो इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। होता क्या है कि सिल्वर जो नाइट्रेट है इसमें जैसे ही HCl हम मिलाते हैं तुरंत ही जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या करता है, पेंदे में जमा हो जाता है और इसका रंग कैसा होता है? श्वेत यानी सफेद। तो इस अभिक्रिया में भी बहुत क्या लगता है, कम समय लगता है। इसका एक उदाहरण अगर हम और देखें तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो भी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया क्या उदाहरण है। अब तीव्र रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम बात करें मंद रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसमें हम लिखते हैं कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूर्ण होने में कई घंटे, दिन या वर्ष तक लग जाते हैं। वे क्या कहलाती हैं? मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? काट आना भी कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को होने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। अगर दूसरा ही अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जो एसिटिक अम्ल है वो जब एथेनॉल के साथ क्रिया करता है और एथिल एसीटेट का निर्माण होता है तो वह भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस में एथेनॉल C2H5OH, ये अभिक्रिया अगर आपस में करेंगे तो किसका निर्माण होता है? एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 प्लस में जल, इसको हम कहते हैं एथिल एसीटेट। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर एक अन्य उदाहरण की बात अगर हम करें तो जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है,
पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका अगर हम कराएं वियोजन, जो ऊष्मीय वियोजन होगा अभी, तो हमको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। तो यह भी कौन सी विक्रिया का उदाहरण होगा? मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अब ये जो मंद और जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें एक टर्म और आती है अर्ध आयु का। कौन सी टर्म आती है? अर्ध आयु का। आइए देखते हैं अर्ध आयु काल क्या है। अर्ध आयु काल का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनकी आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है वह उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। यानी पूरा का पूरा जो अभिकारक या क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाए तो वो तो हो गया उस अभिक्रिया में लगने वाला कुल समय। अगर उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसकी आधी मात्रा अगर उत्पाद में बदले तब तक जितना जो समय लगता है वह उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे अभिकारकों की आधी मात्रा का उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बात की अपघटनीय अभिक्रिया और तीव्र व मंद अभिक्रियाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम अभिक्रियाओं के जो हमारे अन्य प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।